अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स एमडीके टोरीटा के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड दो टाइप हम दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक अल्काइल के बेस और दूसरा हैलाइड बेस। तो अल्काइल बेस हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई करते हैं, और हैलाइड बेस मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्राहेलो अल्केन। ठीक है। और अल्काइल हैलाइड में डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पे इसमें डाइपोल मोमेंट आ सकता है। डाइपोल मोमेंट इसका अल्काइल हैलाइड का दरमियान में होता है 2.05 से लेकर 2.15 डिबाई तक। उसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका ऑर्डर इस तरह है कि डाइपोल अल्काइल क्लोराइड का ज्यादा होता है फ्लोराइड से, और फ्लोराइड का ज्यादा होता है अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड से। ठीक है। इसी तरह डेंसिटी का ऑर्डर वाटर वाल अट्रैक्शन की वजह से आयोडीन इज मोर बल्कि सोडियम अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए अल्काइल आयोडाइड इज मोर डेंसर देन ब्रोमाइड इज मोर डेंसर देन अल्काइल क्लोराइड। इसी तरह ऑर्डर बन जाता है, और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट में भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आर आई इज मोर डेंसर, तो इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, और अल्काइल ब्रोमाइड देन अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल फ्लोराइड। इसी तरह अगर हम ब्यूटाइल प्रोफाइल और इथाइल के केस में अगर हमारे पास हैलाइड सेम हो, तो अल्काइल क्लोराइड का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, देन फ्लोराइड प्रोफाइल क्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड एंड देन मिथाइल क्लोराइड लोएस्ट। ओके। इसी तरह अगर हम प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी की बात करें, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी एंड विच देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके। इसी तरह अगर हम बात करें वोलेटिलिटी की, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, या जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो वोलेटिलिटी ऑर्डर उसके मतलब बरकस होगा, जो कि अल्काइल क्लोराइड इज मोर वोलेटाइल देन अल्काइल ब्रोमाइड विच इज मोर वोलेटाइल देन अल्काइल आयोडाइड। चूंकि वोलेटिलिटी ऑर्डर क्लोरीनेटेड अल्केन की ज्यादा है, इसी तरह वोलेटिलिटी कम है, तो आयोडीन अगर हम अल्काइल आयोडाइड को कमरे में रखें तो उसका कलर वायलेट में तब्दील हो जाता है। इस तरह अगर हम अल्काइल हैलाइड को बर्न करें या जलाए तो वो ग्रीन फ्लेम देता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड की। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड सेम एज अल्केन, चूंकि सिर्फ इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि हैलाइड का जो बॉन्ड है हैलाइड कार्बन और हैलाइड का, तो वो P और sp3 के दरमियान होता है, और बाकी sp3 और S के दरमियान वो इसी तरह टेट्राहेड्रल होगा, और शेप भी टेट्राहेड्रल है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड sp3 और P के दरमियान है हैलाइड वाले में, और हाफ फेड ऑर्बिटल जो होता है उसमें, और 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और sp3 ऑफ कार्बन ऑर्बिटल के दरमियान बनता है। इसी तरह यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन है। डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ अल्केन से जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए बनता है, यूवी लाइट की मौजूदगी में या 400 डिग्री सेंटीग्रेड के हीट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल के जरिए बनता है। तो दूसरा है ग्रूव मेथड। ग्रूव मेथड में हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल को एसिड के साथ जिंक की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हासिल होता है। या हम HBr ले या HI हम लेके ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है, लेकिन HCl के मौजूदगी में हम जिंक क्लोराइड लाजमी यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl। तो HCl की रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा है डार्जन मेथड। डार्जन मेथड में हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल को सल्फोराइल क्लोराइड के साथ या थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पेरिडीन की मौजूदगी में हमारे पास अल्काइल हैलाइड हासिल होता है। ठीक है। और पेरिडीन हम यूज़ करते हैं ताकि जो बाय प्रोडक्ट है HCl वगैरह वो एब्जॉर्ब होके मेन प्रोडक्ट में मिक्स ना हो। ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड तो वैसे ही आउट हो जाता है। चौथा में था फास्फोरस हैलाइड को ट्राई हैलाइड या फेंटा हैलाइड लेके अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हासिल होगा और फास्फोरिक एसिड एज बाय प्रोडक्ट हासिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन मेथड में हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं और सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इस एसीटोन की मौजूदगी में। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम अल्काइल आयोडाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें अल्काइल आयोडाइड रिक्वायर्ड हो चाहिए और हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड मौजूद हो, तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फिंकलस्टीन मेथड हम किस के लिए यूज़ करते हैं, तो अल्काइल आयोडाइड के लिए। ठीक है। अगला मेथड है स्वाट रिएक्शन। स्वाट मेथड या स्वाट रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को लेके सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड हासिल होता है। ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अल्काइल क्लोराइड जो है वो लेस रिएक्टिव है,
इसलिए हम सिल्वर फ्लोराइड को लेके वो अल्काइल फ्लोराइड हमें दे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए यूज़ होता है, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अगला मेथड है हंस डेकर मेथड। हंस डेकर मेथड में हम सिल्वर एसीटेट लेते हैं और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं CCl4 की मौजूदगी में एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिंपल बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम अल्काइल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। अगला मेथड है हमारे पास बार्नबाम सिमोनी का जो मेथड है उसमें हम सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एसीटेट यूज़ करते हैं आयोडीन लेके, और ये सिल्वर आयोडाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहले ईस्टर बनता है। ईस्टर अगेन रेडिकल के ज़रिए स्प्लिट होके हमें अल्काइल आयोडाइड देता है और एसीटेट आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ले और इसको HX में मतलब ट्रीट करें इसके साथ, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हासिल होगा और ये हायर अल्काइल हैलाइड हमारे पास हासिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है ईथर हम ले और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हासिल होगा और फास्फोराइल क्लोराइड हासिल होगा। नेक्स्ट अगर हम प्राइमरी एमीन ले और नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड और नाइट्रोजन और वाटर हासिल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम इसका जायजा लें तो ये बहुत पोलर बॉन्ड है, क्योंकि हेलोजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए पोलर बॉन्ड बनता है। तो पोलरिटी की वजह से चूँकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जितना ज़्यादा पोलर हो ज़्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड। तो CF का बॉन्ड मोस्ट पोलर है इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग है ये, और रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है। इसी तरह चूँकि बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अल्काइल जो हैलाइड आयन है वो रिलीज़ करेगा। तो इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए CI मोर रिएक्टिव देन CF। और बॉन्ड लेंथ जिसका बहुत ज़्यादा होगा वो रिएक्टिव होगा, इसीलिए आयोडाइड का जो अल्काइल आयोडाइड है उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत अल्काइल फ्लोराइड्स और क्लोराइड। तो रिएक्टिविटी हमारे पास 3 केसेस में आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल, और X सेम हो तो इसमें टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, और इसी तरह अगर X सेम हो तो हमारे पास मिथाइल इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल एंड प्रोपाइल। इसी तरह तीसरा ऑर्डर आ गया, अगर अल्काइल सेम हो और हैलाइड डिफरेंट हो तो आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास 2 किस्म के रिएक्शन हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 टाइप्स है, फिर SN1 SN2, और जो हैलाइड है हैलाइड वो सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ, और उसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म आता है। SN1 जो है जो यूनिमॉलिक्यूलर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN2 बायोमॉलिक्यूलर है। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड में, और इसी तरह SN2 में फर्स्ट स्टेप में सब कुछ होता है सिमुल्टेनियसली। इसी तरह इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी रेट जो है वो टर्शरी में ज़्यादा है SN1 में, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी देन मिथाइल, और इसे SN2 में जो है वो रिवर्स है एक्सेप्ट न्यू पेंटाइल X, चूँकि उसका बल्क की साइज है इसी वजह से उसका डिफरेंट है थोड़ा। SN1 में पोलर सॉल्वेंट यूज होता है और SN2 में नॉन पोलर। SN1 में इलेक्ट्रॉन इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है रेट और फर्स्ट ऑर्डर होता है, और इसमें इन्वर्जन आता है SN2 में और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसी तरह जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन को या रेट को, तो SN1 में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप है वो इफेक्ट करता है और इसका रेट ज़्यादा होता है। और SN2 में जितना डिग्री कम होती है उसका रिवर्स होता है। ठीक है, SN1 में इफेक्ट नहीं करता न्यूक्लियोफाइल का नेचर, और SN2 में इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा हो नेचर न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इतना मतलब रेट ज़्यादा होगी SN2 में। और लिविंग ग्रुप का नेचर जो है वो भी इफेक्ट करता है, इसकी बेसिसिटी जितनी कम होती है लिविंग ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जल्दी रिलीज होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट करता है, जितना कंसंट्रेशन कम होगा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जितना ज़्यादा होगा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा।
और सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है वो SN1 में पोलर है और SN2 में नॉन पोलर है। इसी तरह हमारे पास अगर हम न्यूक्लियोफाइल और स्पेस का मतलब कंपैरिजन करें तो एफिनिटी टुवर्ड कार्बोकेटायन और सब्स्टिट्यूशन में ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल, और बेस जो है वो प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है। E1 मैकेनिज्म में पोलर सॉल्वेंट अगर हो तो E1 मैकेनिज्म फार होगा, अगर नॉन पोलर हो तो E2। इसी तरह ये टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है और टू स्टेप है SN1 की तरह, और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट हमेशा अल्कीन होगा, और इस E2 में ट्रांस एलिमिनेशन ज्यादा इम्पैक्ट करता है। E1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट फॉलो करता है और E2 ट्रांस एलिमिनेशन में सेकंड ऑर्डर, ये SN2 कब फॉलो होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर कम हो तो SN2 फॉलो करेगा, अगर ज्यादा हो तो E2। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करता है तो SN2 फॉलो करेगा, अगर ये प्रोटॉन पे अटैक करने वाला मतलब इसकी साइज ज्यादा होती है तो E2 फॉलो करेगा। इसी तरह SN1 और E1 में अगर सॉल्वेंट अटैक करे कार्बोकेटायन पर तो SN1 होगा, अगर हाइड्रोजन पे अटैक करे तो E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर में हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं क्योंकि वो मैकेनिज्म ज्यादातर फॉलो करता है SN1। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में होता है SN1 में, और SN1 के सेकंड स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटायन पर और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसी तरह टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो प्लेनर आयन कार्बोकेटायन बनाता है। इसी तरह अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक भी करता है सिमुल्टेनियसली, और लिविंग ग्रुप जो है एल्काइल जो हैलाइड्स है वो लीव भी करता है। तो जिस एक्सटेंट में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है उसी एक्सटेंट में एक्स रिलीज होता है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी होता है और एक्स रिलीज भी होता है, तो मेकिंग और ब्रेकिंग सिमुल्टेनियसली हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हम अगर कहें तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये 2 स्टेप है और ये फर्स्ट 1 स्टेप है। अब बात करते हैं E1 और E2 मैकेनिज्म। तो एलिमिनेशन मैकेनिज्म E1 और E2 में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम लें E1 में, ये भी 2 स्टेप होता है, और E2 जो है वो 1 स्टेप होता है SN2 की तरह, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले E1 में कार्बोकेटायन बन जाता है और अल्काइल हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाता है, तो कार्बोकेटायन बन जाता है एज ए रिजल्ट। और सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन है उस ये जो कार्बोकेटायन है उसको ये प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन जो है बीटा कार्बन का जो प्रोटॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और प्रोटॉन जो है उस पे बेस अटैक करता है, तो सिमुल्टेनियसली ये प्रोटॉन को रिलीज करता है, वो प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को दे देता है, तो इसी तरह अल्कीन बन जाता है। और E2 मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो हम अगर अल्काइल हैलाइड ले, ठीक है, ब्रोमाइड ले इस केस में फॉर एग्जांपल अल्काइल ब्रोमाइड, उसमें बेस जो अटैक करता है OH वो सिमुल्टेनियसली होता है, इसी तरह ब्रोमाइड जो है वो रिलीज होता है, लीविंग ग्रुप है तो वो भी रिलीज होता है और प्रोटॉन पे अटैक भी करता है OH बेस। तो रिलीजिंग और दोनों का रिलीजिंग सिमुल्टेनियसली होता है। इसी तरह अल्कीन हमारे पास प्रोडक्ट दोनों में बन जाता है। इन एलिमिनेशन द बीटा प्रोटॉन रिमूव फ्रॉम कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, सेट्स रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन बनेगा, ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ट्रांस बनेगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूट हो वो मोर स्टेबल होगा। इसी तरह ऑर्डर हमारे पास बन जाता है, ये MCQs में भी आ सकता है ये तीनों कि सेट्स रूल क्या कहता है, या ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल या मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन किस रूल के मुताबिक बन जाते हैं, तो ये MCQs हमारे पास आ सकता है, ठीक है, ईटा में और एमडीकेट में। हाफमैन रूल ये कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, ठीक है, गिव लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन। रीजन क्या है कि साइज ऑफ लिविंग ग्रुप, साइज ऑफ सबस्ट्रेट और साइज ऑफ अल्काइल ये डिपेंड करता है। इसी वजह से हाफमैन रूल अप्लाई होगा और लेस सब्स्टिट्यूट